नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज टॉक विद विवेक का 37वां एपिसोड है और आज का टॉपिक है वो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। आज के हमारे शो में डॉक्टर किशोर दिघे जो कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं वो आए हुए हैं। सर, आपका हम अपने शो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। और आपका स्वागत करते हुए आज का टॉपिक है वो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। तो सर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे दर्शकों का एक बार वेलकम करिए। आप सभी हमारे दर्शकों का वेलकम करिए प्लीज। हाँ, सबको वेलकम आज के टॉक के लिए। मेरा नाम डॉक्टर किशोर दिघे है और मैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है और मैं पिछले 8 सालों में मीरा भाईंदर में क्लिनिक एक्सक्लूसिव चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करता है। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। आप थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग इससे अच्छी हो जाए। यस सर। तो सर, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का कि डेंटिस्ट सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। डेंटिस्ट के पास बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं। तो बच्चों के लिए अलग से पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है क्या, और जरूरत पड़ती है तो क्यों पड़ती है, जरा उसके बारे में आप बताइएगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों का साइंस ये अलग रहता है। कई के लिए बच्चे एक सिर्फ दांत नहीं है, उनके साथ एंजाइटी होती है, उनके साथ फियर होता है और वो फर्स्ट टाइम एक्सपोज होते हैं डॉक्टर को। तो हम हमेशा चाहेंगे कि उनको अच्छा अनुभव मिले। तो इसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की, कि जहाँ पे बच्चों की एंजाइटी और फियर मैनेज कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर होते हैं हम, और हम उनका साइकोलॉजी समझ के उनको ट्रीटमेंट देते हैं। और इतने छोटे उम्र में अगर हम बीमारियों को कंट्रोल में ला सकते हैं, इसके लिए हमारा क्षेत्र सिर्फ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री नहीं है लेकिन प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री भी है। में छोटे बच्चों को हम बचाते हैं आगे आने वाली कठिनाइयों से और बीमारियों से, और छोटे जल्दी पहचानने से, बीमारी जल्दी पहचानने से हम उनको बचा सकते हैं, छोटा ट्रीटमेंट करने से, ना कि बहुत बड़ा तकलीफ होने का वेट करते हैं। प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक देते हैं या प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक सकते हैं। सर, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट और जनरल डेंटिस्ट दोनों में क्या फर्क है? तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ये अलग पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग होता है 3 साल का, और इसमें है ना वो डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों से डील करते हैं, ताकि जब हम उनको सेवा दें, उनको ट्रीटमेंट दें, उनको फियर नहीं हो और डर नहीं लगे और पेन कम हो उनका तकलीफ का। अच्छा, बच्चों के दांत और बड़ों के दांत में क्या फर्क है? बच्चों के जैसे परमानेंट दांत आ गए, परमानेंट टीथ आ गए। पहले तो दूध के दांत रहते हैं, बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। बच्चों के दांतों में और बड़ों के दांतों में क्या फर्क है, या ओरल कैविटी में क्या क्या फर्क रहता है आप लोग? तो बेसिकली बच्चों के दांत इमेच्योर होते हैं और उनमें कम मिनरल्स होते हैं, तो उनको सड़न लगना का रिस्क बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू परमानेंट टीथ। सो बच्चे जैसे ही जन्म होता है उनका रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि उनके दांतों का रिस्क कितना है सड़न लगने का। तो हम उनको बचा सकते हैं लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा से, और हमारा अच्छे मुंह रहने से उनका खाना अच्छा रहेगा, लाइफस्टाइल इजी रहेगा, और उनको स्टैंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग भी अच्छा रहेगा। तो बच्चों के दांत वीक होते हैं तो उनको बचाना जरूरी होता है, ताकि बचपन में वो शरीर को सही पोषण मिले और वो एक अच्छा नागरिक बने जो हेल्दी रहे। ये इसके लिए बच्चों के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है दांतों के लिए। बच्चों में कॉमन ओरल डिसीजेस कुछ तो हम लोग को भी पता है कि बच्चों के दांत सड़ जाते हैं। कई बच्चों के कई दांत सड़े हुए रहते हैं, कुछ के सड़ते हैं, कुछ के नहीं सड़ते हैं। इस बच्चों के क्या क्या है कॉमन ओरल डिसीजेस जो बच्चों में ओरल डिसीजेस होती है, मुंह के अंदर प्रॉब्लम होती है? तो ओरल डिजीजेस बच्चों के अलग इस तरीके से होते हैं, ताकि जैसे ही उनको दांत आते हैं हमारे मुंह में, तो बड़ों में जैसे 1 या 2 ही दांत खराब होते हैं, लेकिन बच्चों में मल्टीपल टीथ खराब होते हैं, क्योंकि नाइट फीडिंग के कारण या बॉटल फीडिंग के कारण बहुत फास्ट उनमें डीके फैलता है। तो उनमें 10-15 दांत सड़न लगना ये बात अभी खूब कॉमन हो चुका है। ठीक है। और दूसरा चीज है सड़न के अलावा ये है कि दांत टेढ़े होना। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम है कि बच्चों को होता है कि दांत आते समय टेढ़े होते हैं, और बहुत सारे लोगों को ब्रेसेस का जरूरत लगता है। और दूसरा है मुंह में दांत सड़न लगना। तो ये 2 मेन कारण है उनको। मेन 2 प्रॉब्लम यही है। मेन 2 प्रॉब्लम। दांतों के अलावा और ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स भी आप देखते हैं, या खाली मेनली दांत से रिलेटेड? नहीं, मोस्टली ये ना डायग्नोसिस होना बहुत जल्दी है, लेकिन हैबिट्स होना, जैसे माउथ ब्रीदिंग होना और टंग का असेसमेंट करना, ब्रीदिंग का असेसमेंट करना, लाइक टंग पोस्चर, लाइक टंग टाई रहेगा तो स्पीच का प्रॉब्लम रहेगा। और बहुत सारे छोटे बच्चों को नेटल टीथ आते हैं, मीन जन्म से उनके मुंह में दांत रहते हैं, तो उनको फीडिंग करना डिफिकल्टी जाना। तो राइट फ्रॉम उनको काउंसिल करना और उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चेक करना,
ये हमें जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि चाइल्ड को आगे जाके कौन से क्रॉनिक डिजीजेस हो सकते हैं। तो इट्स लाइक ओवरऑल हेल्थ केयर, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर, ना कि सिर्फ दांत के बारे में। जी सर, कुछ कभी कभी ऐसा देखा गया है जो बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ दांत रहते हैं, ऐसा हाँ, ये हाँ। ये क्या चीज है, जरा इसके बारे में बताइए। या वो उससे बोला जाता है नेटल टीथ। वो एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है जिसमें ना एक एक्स्ट्रा टीथ होते हैं। सब में दो दो सेट का टीथ होता है, एक है मिल्क टीथ और एक है परमानेंट टीथ। और कभी कभी थर्ड सेट ऑफ टीथ होते हैं, वो बहुत पहले आते हैं, उनको नेटल टीथ बोला जाता है। और वो जन्म के टाइम में दिखाई देते हैं हमें। तो उसमें रिस्क ये रहता है कि कभी कभी वो फीडिंग के टाइम में माँ को भी दर्द होता है वो दांत बहुत जल्दी आने के कारण। और दूसरा है कि वो दांत हिलते हैं तो वो बच्चे एस्पिरेट करने का रिस्क होता है, बच्चे निगल सकते हैं। हाँ, और कभी कभी वो इतने दांत शार्प होते हैं कि उनका टीथ को और माउथ में जो टंग रहते हैं उसको आदत नहीं होता है वो दांत मुंह में रहने से, तो अल्सर्स आते हैं बच्चे के टंग को, बहुत बड़े अल्सर्स आते हैं, उससे उनको डिस्कम्फर्ट होता है। तो हमेशा उनको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास भेज के वो एक्सट्रैक्शन करना तो करवाना पड़ता है क्या या उसको? हम अपने आप नहीं निकल जाता? हम अपने आप निकलने का रिस्क ये रहता है कि कभी कभी एस्पिरेट कर सकता है बच्चा और नहीं निकलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं निकलता है, तो निकालने ही लगता है। तो एक तो जन्म के बाद तुरंत है ना गायनेकोलॉजिस्ट भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो लेट अगर आते हैं वो एक महीने के अंदर, तो तभी तक तो बच्चे घर पे रहते हैं, तो फिर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट उसको निकालते हैं। ओके, अब बच्चा है, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, तो किस उम्र से बच्चे को दांत आना शुरू होते हैं? कौन सी ऐसी उम्र रहती है, कितने महीने पे दांत आना शुरू होते हैं? तो दांत आने का शुरुआत होता है 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक। ये रहता है 18 मंथ्स तक भी डिले होता है कभी कभी। बहुत सारे टाइम माँ बाप हमारे पास आते हैं घबरा के कि अभी तक दांत नहीं आ रहे, दांत नहीं आ रहे, 1 साल का हो गया, तो नॉर्मल है, 18 महीने तक हम वेट कर सकते हैं, दांत आ ही जाते हैं। और कभी कभी 6 महीने से ही चालू होता है। और जैसे ही उनको दांत आते हैं तो उनको रिकमेंड है कि वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाएं और उनका रिस्क असेसमेंट करा ले कि इनको सडन लगने का कितना चांस है और दांत सब आ रहे हैं, सही आ रहे हैं क्या, और ब्रशिंग करना सीखना। कई के लिए बहुत सारे माँ बाप नहीं जानते हैं कि बच्चों को दांत आते ही ब्रश करना चाहिए और उनको कैसे ब्रश कराना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हम उनको सिखाते हैं बच्चों को कैसे पकड़ के ब्रश करना चाहिए। लाइक 6 मंथ्स ओल्ड को ब्रश करने का तरीका अलग है, 1 साल का बच्चे का अलग तरीका है, 2 साल का बच्चे का अलग तरीका है। और मोटिवेट करना बार बार बच्चे को ब्रश करने के लिए, ये भी बार बार लगता है। नहीं तो हम देखा जाता है कि माँ बाप ब्रश ही नहीं करते बच्चों के दांत, और जिससे उनको लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग मिलता है कि जीवन भर में सड़न लगना चालू ही रहता है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है ये। सर ये बताइए, कौन सी उम्र में बच्चों को पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या डेंटिस्ट को दिखाना शुरू कर देना चाहिए? सर, तो अमेरिकन एकेडमी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ये बोलता है कि वो फर्स्ट बर्थडे से लेट नहीं होना चाहिए। तो आइडियली फर्स्ट बर्थडे से पहले दिखाना चाहिए, 6 मंथ्स टू फर्स्ट बर्थडे, ये आइडियल एज होता है। हमें सब जानकारी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से लेने के लिए कि क्या खाना है और कैसे हम बच्चों को सड़न से बचा सकते हैं। ओके, तो क्या 1 साल के नीचे के बच्चों में भी सड़न होने का चांस रहता है? हाँ सर, हम बहुत ज्यादा देखते हैं। ये नाइट फीडिंग से होता है, मीन्स बॉटल फीडिंग से होता है और नाइट फीडिंग से होता है। और बहुत छोटे उम्र से शुगर इंट्रोड्यूस होता है उनके जीवन में। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी स्ट्रांगली इसको कंडेम किया है कि 2 साल के नीचे किसी को भी शुगर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। शुगर का मतलब है प्रोसेस्ड फूड। लोगों को ऐसे लगता है शुगर मीन्स चीनी, चीनी नहीं है। लाइक मैदा भी शुगर है, ब्रेड भी शुगर है, वेफर्स, बिस्किट, हर एक खाना जो प्लास्टिक में पैक होता है और जिसका एडवर्टाइज टीवी में आता है वो शुगर है। तो बच्चों को कभी भी हम नहीं एक्सपोज करना चाहिए ये चीज़ों से, इससे लाइक एडिक्शन होता है। लाइक हम नेचुरल खाना खाना हमेशा इंकरेज करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके बच्चों को ओबेसिटी होने का सबसे ज़्यादा रिस्क है, लाइक हम देखते हैं अभी। प्रोसेस्ड फूड से आपका क्या मतलब है सर, जरा इसको सिंपल भाषा में समझाइए। तो सिंपल भाषा में हम हमेशा बोलते हैं नेचुरल फूड खाना। तो नेचुरल फूड का मतलब है जो नेचर ने जैसे दिया है वैसे खाना, मीन जैसे हमारे खेत से आता है वो है नेचुरल फूड। जैसे ये खाना फैक्ट्री में जाके पैक होके आता है वो प्रोसेस फूड होता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसमें शुगर्स और सॉल्ट डाले जाता है जिससे वो टेस्ट करे और अच्छा, और हमें उनका एडिक्ट बनाए, वो खाने का एडिक्ट बनाए। क्योंकि हम जब भी प्रोसेस फूड खाते हैं और खाने का इच्छा होता है और हमें खुशी नहीं मिलती है, ना ही हमें फुलफिलमेंट मिलता है। तो हमें अगर आनंद असली में चाहिए तो हम नेचुरल खाना खाना चाहिए, इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ना कि सिर्फ कैलोरीज। प्रोसेस फूड में ओनली कैलोरीज और शुगर भरा होता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चले। नेचुरल फूड वो फूड है जो कुछ दिनों बाद सड़ जाता है
और जो खाना सड़ नहीं जाता है इसका मतलब वो प्रोसेस फूड है और वो नहीं खाना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि जो चीज़ नेचुरल रहेगी वो सड़ने के चांसेस रहेगा, लेकिन अगर उसको सड़ने से बचाने का है, कुछ किया है, तो इसका मतलब उसमें कुछ मिलाया हुआ है या मिलाया हुआ। जो कि नुकसान कर सकता है। बढ़िया आपने जानकारी दिया सर। तो बताइए कि बच्चों के दांत में सड़ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो बच्चों के दांतों में सड़न लगने के कारण क्या है साहब, जरा उसके बारे में बताइए हमको। तो लाइक 3 मेजर कारण है इसमें। तो सबसे पहला होता है शुगर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेस फूड और ना जो भी खाना फैक्ट्री में बनता है उसको बोला जाता है मेन कारण है उसका। जो भी बच्चों को 2 साल के कम इसमें जब खिलाना चालू करते हैं तो ये एक है। दूसरा कारण है प्लाक या बायोफिल्म बोलते हैं, मीन्स कीटाणु। तो कीटाणु का थिन परक रहता है दांतों के ऊपर, पतला लेयर रहता है जिसको हम बायोफिल्म बोलते हैं, और वो बायोफिल्म ही सड़न का प्रमुख कारण होता है, और शुगर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है दांत खुद जो डिफेक्टिव है। दांतों में डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं कि इनेमल का हार्डनेस नहीं होता है और उसमें कम मिनरल्स बनते हैं। बनते समय दांत में मिनरल्स कम होगा तो वो दांत का सड़न लगने का ज्यादा कारण है। तो ये 3 कारण प्रमुख है। एक तो दांत खुद डिफेक्टिव है, दूसरा है प्रोसेस फूड, और तीसरा है बायोफिल्म। और इन तीनों को भी हम 2 चीज हमारे नियंत्रण में है। दांत डिफेक्टिव होना हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रोसेस फूड और बायोफिल्म हमारे नियंत्रण में है। बायोफिल्म को हम हटा सकते हैं ब्रश करने से। तो ओरल हाइजीन को अच्छा रखना बोले तो ब्रश करना, बायोफिल्म हट जाएगा। और दूसरा है प्रोसेस फूड नहीं खाना। तो इस दोनों से हम शुगर को अवॉइड करते हैं और बायोफिल्म को मैनेज करते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी डीके नहीं होगा। कितना बार ब्रश करना चाहिए साहब ये बच्चों में? बच्चों में तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि रिस्क असेसमेंट करते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स को हम 3 टाइम्स रिकमेंड करते हैं ब्रश करना, और जिसको मॉडरेट रिस्क है उनको 2 बार बोलते हैं ब्रश करना। तो हाई रिस्क पेशेंट वो है जिनमें 3-6 साल की उम्र के नीचे जिसको एक भी दांत सड़ा हुआ है, वो हाई रिस्क पेशेंट है। और उन पेशेंट्स में हमें 3 बार ब्रश करना होता है। जब भी हम खाना खाएं तो जैसे हम हमारा खाने का प्लेट अच्छे से धोते हैं, तो ये भगवान ने दिया हुआ हमारा प्लेट है, ये जो हमारा टीथ है, इसको भी क्लीन करना चाहिए। एक बार हम नया खाने का प्लेट खरीद सकते हैं, लेकिन दांत एक बार डैमेज हुआ, हम कितना भी रिपेयर करें वो भगवान ने नेचुरल जैसा नहीं होता है। जैसे नवजात शिशु है उसका मुंह का केयर कैसे करते हैं, क्या कैसे आप लोग सजेस्ट करते हैं, क्या करना है? सो इसको बोला जाता है इन्फेंट ओरल केयर, और इन्फेंट ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के बाद, फीडिंग के बाद माँ को बच्चे को एक क्लीन क्लॉथ लेने का, उंगली में पहनने का, रैप करने का, जैसे हमारा हैंकरचीफ हो या रुमाल हो, उसको पहनने का कॉटन का, और उसको गम पैड को क्लीन करने का मिल्क पीने के बाद। ये बहुत जरूरी है ताकि मिल्क हमारा मुंह में गम्स के ऊपर नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही दांत आना चालू होगा उनका मिल्क उधर दांतों के ऊपर रह जाएगा, और मिल्क के सोर्स है शुगर का, तो उनको डीके लगना चालू हो जाता है। दूसरा होता है मसाज करना होता है उनके गम पैड्स, ताकि ये ना बच्चों को दांत अच्छे से आए। और उसके बाद में हमें हमेशा है ना उनका ओरल हाइजीन चेक करना चाहिए कि सब ठीक है क्या। टंग भी क्लीन करना चाहिए छोटे बच्चों का, ताकि उनके मुंह में कम बैक्टीरिया रहेगा, कफ कोल्ड भी कम होगा बच्चों में। टंग कैसे क्लीन करते हैं? टंग क्लीनिंग हम हमेशा माँ बाप को बोलते हैं कि हम उनके फिंगर से ही पहले स्टार्ट करने का, कहीं के लिए नेचुरल है हमारे फिंगर्स को क्लीन करने का, और फिर हम टंग क्लीन कर सकते हैं। और बाद में हम इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रश को, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ब्रश से भी हम टंग को क्लीन कर सकते हैं। मार्केट में कुछ आता है क्या इसके लिए? कुछ आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन है ना उनका साइजेस अलग अलग रहता है, और बच्चों के मुंह में उसको डालना कठिन होता है माँ बाप को, और कभी लग सकता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका हमारा खुद का फिंगर ही है, जो हम बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, हमारे हाथ से खिलाते हैं। तो हम उनका माउथ को भी ब्रश करते समय चीक्स को भी रिट्रैक्ट करते हैं, हमारे फिंगर्स से ही करते हैं। तो अच्छा रहेगा कि नेचुरली चीजें यूज करें। ओके। तो जो जो दूध के दांत होते हैं जो 6 महीने से आपने बताया, उनका भी केयर करना उतना ही आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। अगर हम उनका केयर नहीं करेंगे तो उनका इन्फेक्शन नीचे जड़ों तक जाएगा, और नए दांत जो बन रहे हैं वो भी डिफेक्टिव आना चालू होते हैं। ठीक है, और वो छोटा बच्चा डिजर्व करता है कि उसको खाना खाने के लिए अच्छा मुंह रहे। तो अगर मुंह में सड़े हुए दांत रहेंगे तो उनसे वो खाना नहीं खा पाएंगे, और उनका टीथ सेंसिटिव होगा तो सॉलिड इंटेक नहीं कर पाएगा, सॉलिड नहीं खा पाएंगे।
हम हमेशा प्रैक्टिस में ऐसे बच्चे देखते हैं 10 साल के बच्चे भी जिनका माँ बाप बोलते हैं कि ये खाना नहीं खा पाता है, सिर्फ वो भिगोई हुई रोटी दूध में खा सकता है। तो ये टाइप का उनको खाना दिया जा रहा है जो कि बहुत सॉफ्ट है, तो उनके दांत का हेल्थ अच्छा रहेगा तो बच्चा खाना चबाना सीखता है और वो सेहतमंद रहता है हमेशा के लिए, और उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है। तो अच्छा टीथ होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। बहुत बढ़िया। तो मित्रों, आज ये डॉक्टर किशोर दिघे जो कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, और आज का टॉपिक था पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। टॉक विद विवेक के 37वें एपिसोड में आज डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने हम लोग को ये जानकारी दिया। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में, टॉक विद विवेक के 38 एपिसोड में, हम आपके सामने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें दांतों के मेंटेन करने से संबंधित जो भी जानकारी रहेगी, उसमें फर्दर जो भी जानकारी रहेगी वो आपको देंगे। काफ़ी अच्छा जानकारी सर आपने दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सभी से हम इसके साथ ही विदा लेते हैं और थैंक्स बोलते हैं मिस्टर नितिन सालवी जो हमारे कैमरामैन हैं। और इसके साथ हम आपके नए एपिसोड में 38 एपिसोड में टॉक विद विवेक में डॉक्टर किशोर दिघे के साथ फिर से एक बार हम हाजिर होंगे, आगे की बातें करेंगे। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपने इतना सब डिस्कस किया हमसे और बातें किया अभी आपने टॉक विद विवेक में। अब आपका हम यहाँ पे जो क्लिनिक कम हॉस्पिटल जो भी है यहाँ पे आपका देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कैसे कैसे आप क्या काफ़ी कुछ है, जरा इसके बारे में हमको बताइए। हाँ जी। जब भी पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है तो हम माँ बाप को और बच्चों को फ्रेंडली फील कराते हैं और घर जैसे माहौल देने में ट्राई करते हैं। तो जब हम उनको अंदर लेके आते हैं, हम उनको क्लिनिक में ये दिखाते हैं कि कैसे खेलने के लिए जगह है और उनको इंकरेज करते हैं ताकि वो फ्री हो जाए, ताकि उनके मन में ऐसे कभी नहीं लगे कि हम क्लिनिक पे आए हैं। उनको हमेशा ऐसे लगना चाहिए कि वो किसी दोस्त के घर में, फ्रेंड के पास आए हैं, और हम उनका फोटोज लेते हैं, वीडियोज लेते हैं और उनको ब्रश करने को सिखाते हैं। तो ये जिससे उनके एंजाइटी और फियर बच्चों का डॉक्टर से मिलने का कम हो जाता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, यहाँ पे वेटिंग एरिया के बाद। चलिए। हम जब अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कलरफुल है सब कुछ, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। पसंद आता है उनको। तो जब फिर हम अंदर आते हैं जी, तब हम उनको फोटोज लेते हैं इसी रूम में। हाँ। और फोटोज लेने के बाद उनको ये मॉडल पे दिखाते हैं कैसे हम ब्रश कर सकते हैं। यस। ठीक है। हाँ। तो माँ बाप भी एक्साइटेड होते हैं और उनको भी हम बोलते हैं वीडियोस लेने के लिए, ताकि उनको बच्चों का फर्स्ट विजिट ध्यान में रहे और हमेशा याद आए, और वो मेमोरीज को घर पे जाके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। हाँ। और उनको पता चलेगा कि डॉक्टर के पास जाना सच में एक अम्यूजमेंट पार्क में जाने जैसे या मॉल में घूमने जैसे एक्सपीरियंस देना चाहिए हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने ये टीवी लगा रखे हैं, क्या है टीवी में? हाँ, तो हम हमेशा है ना माँ बाप को वीडियोस लेके ये दिखाते हैं कि कैसे है ना हम उनका चेकअप करते हैं या उनको चेयर पे बिठाते हैं, और फिर हम टीथ का क्लीनिंग करते हैं। जैसे अभी एक बच्चे हैं तो उनको हम हमेशा दिखाते हैं, हेलो बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ग्लव्स से, मास्क से, और फिर हम उनका धीरे धीरे उनके नज़दीक जाते हैं और फिर वो बैठ सकते हैं क्लिनिक पे अच्छे से इलाज करने के लिए। तो ऐसा सब होता है विजिट्स में। तो पेरेंट्स का एंजाइटी कम हो जाता है जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं। तो कैसे हम उनको नी टू नी एग्जामिनेशन में चेक करते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को है ना हम ऐसे पहले गोद में बिठाते हैं। हाँ। और गोद में बैठने के बाद हम उनको माँ बाप के गोद में लेटाते हैं ताकि ना उनको डर नहीं लगे दांत को चेक करने के लिए। और फिर हम उनको ओरल एग्जामिनेशन करते हैं, फोटोज लेते हैं और ब्रश करने को सिखाते हैं। ठीक है। तो ये वीडियोस पहले ही हम पेशेंट्स को भेज देते हैं ताकि वो जब आए तो उनको पता रहे कि ऐसा चेकअप होने वाला है, ताकि बच्चे और माँ बाप को डर नहीं लगे डॉक्टर के साथ चेक करने में। नहीं तो बच्चे रोना चालू करते हैं। तो हम बिना बच्चों को रुलाए उनका चेकअप कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है प्रैक्टिस में आने के लिए। वेरी गुड सर, थैंक यू सर वेरी मच।